केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई है। जनता के साथ पीड़ा के घड़ी में, दुख की घड़ी में ये कैसा विरोधाभास। केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि कम से कम मौत के मामले में ईमानदार हो जाएं, गंभीर हो जाएं। कहीं भी ऐसा हस्तक्षेप नहीं है। आपदा का प्रबंधन प्रथम दायित्व राज्य का बनता है। ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर है। क्या ज़्यादा हो गई है, ये बहुत ही दुखद है। मुझे लगता है कि तत्काल सरकार को फौरी कार्रवाई करना चाहिए और प्रत्येक मृतक परिवार को सरकार कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा दे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। आधा हिंदुस्तान परेशान है, लेकिन देश में बाढ़ पर सियासी घमासान है। जाहिर है, जो तस्वीरें केरल से लेकर हिमाचल तक जल प्रलय की देखने को मिल रही हैं, हाहाकार मचा है। मातम और दर्द के बीच हर तरफ भयानक मंजर है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि बाढ़ की बेबसी के बीच मरहम जरूरी है या फिर सियासत। आखिर कब तक ड्रेनेज सिस्टम में सुधार होगा, कब जिम्मेदारी का एहसास होगा। केरल के वायनाड में जो कुछ हुआ उसने साल 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा का ट्रेलर दिखा दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि केंद्र की तरफ से 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 दिन पहले केरल सरकार को अलर्ट भेज दिया गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लापरवाही का शिकार हुआ है वायनाड। सवाल ये उठता है कि नीति नियत ठीक है तो क्या वाकई में सिस्टम वीक है। क्या केरल सरकार ने वाकई में अर्ली वार्निंग सिस्टम की अनदेखी की थी। ओल्ड राजेंद्र नगर जिसमें हुआ हादसा, जिसके बाद क्या बिहार और दूसरे राज्यों ने भी सब कुछ सबक नहीं लिया। दहाड़ में आज इसी पर करने वाले हैं चर्चा। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, लेकिन किस तरीके से बाढ़ के बीच सियासत तूफान पर है, पहले वो सुनिए। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। यानी 27वीं अनुसूची की 3 की प्रविष्टि 23 जिसकी चर्चा कर रहे थे के अंतर्गत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया है में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं करता है। महोदय यह है। और महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जो माननीय शौकत राय साहब ने कहा है और मनीष जी ने भी, कहीं भी ऐसा हस्तक्षेप नहीं है। आपदा का प्रबंधन प्रथम दायित्व राज्य का बनता है। जो क्षति हुई है, जो जीवन की क्षति हुई है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ। पर मौत के आंकड़ों में भी फर्क है। आंकड़े 156 कह रहे हैं, वहाँ के एक मंत्री जी 250 के आसपास कह रहे हैं, 200 मिसिंग भी कह रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने वार्निंग दी थी और वहाँ के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई वार्निंग नहीं थी। वार्निंग जो आई है जब ये घटना घट गई उसके बाद की वार्निंग है। तो ये जनता के साथ पीड़ा के घड़ी में, दुख की घड़ी में ये कैसा विरोधाभास। केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं कि कम से कम मौत के मामले में ईमानदार हो जाएं, गंभीर हो जाएं। सर, वायनाड में जो हुआ है ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है,
ये मैन मेड डिज़ास्टर है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, माधव गाडगिल जी से लेकर केरला के कई सारे जो इकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं वो लोग बोल रहे हैं पिछले 5-6 साल में देश में जितने भी लैंडस्लाइड्स हुए हैं उनमें 60% लैंडस्लाइड सिर्फ केरला में हो रहा है। हर साल केरला में लैंडस्लाइड्स होते हैं। हर साल आम जनता, इनोसेंट जनता जो है, जो इनको इससे कनेक्टेड ही नहीं है, ये लोग उसमें उनका जान खो रहे हैं। संख्या ज़्यादा हो गई है, ये बहुत ही दुखद है। मुझे लगता है कि तत्काल सरकार को फौरी कार्रवाई करना चाहिए और प्रत्येक मृतक परिवार को सरकार कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा दे और उनके परिवार के भरण पोषण के लिए सारी आगे की व्यवस्था करे। ये निश्चित तौर से हम सब लोग ये मांग करते हैं। उधर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गृह मंत्री अमित शाह के दावे पर प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि भूस्खलन की घटना से पहले कोई रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया था। हालांकि घटना के बाद यानी कि कुछ घंटों बाद ये अलर्ट आया था। हमें जलवायु परिवर्तन पर काम करने की आवश्यकता है। जब ऐसा कुछ होता है तो आप दूसरों पर दोष मढ़कर जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जैसा कि मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये दोषारोपण का समय है, ये कहा गया पिनराई विजयन की तरफ से। आइए दहाड़ में उन सवालों का जिक्र कर देती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज चर्चा। पहला सवाल यही है कि क्या लापरवाही का शिकार हुआ है वायनाड? बाढ़ आने से पहले इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम की अनदेखी वायनाड पर भारी पड़ी है? क्या सिस्टम की अर्ली वार्निंग सटीक होती है? इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और संकट के वक्त आरोपों वाली सियासत आखिर क्यों हो रही है? शुभेंदु अवस्थी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, चर्चा का हिस्सा है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुभ्रांश राय हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चिराग सेठी इस चर्चा का हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रमनीश वत्स जी हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पांडे मौसम विशेषज्ञ हैं, वो भी इस चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए 1-1 मिनट का वक्त आप सभी के लिए रहेगा। इसके बाद इस चर्चा को ओपन कर दिया जाएगा। सबसे पहला सवाल सुभ्रांश राय मेरा आपसे, और सीधा सवाल है, सियासत होती रहेगी लेकिन क्या वायनाड लापरवाही का शिकार हुआ जिसके बाद इतनी जानें चली गई? अनदेखी की गई क्या वार्निंग की जो केंद्र सरकार की तरफ से आया? प्रतिमा, देखिए 3 बड़ी बातें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मृत्यु जैसे विषय पे राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। अब तो देश कंफ्यूज है कि गृह मंत्री सच बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री सच बोल रहे हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र का सवाल है तो 2 मैं आपको छोटे छोटे अनुभव बता देता हूं अपना। पहला ये कि इनके रेल मंत्री टीवी पे आके कहा करते थे कि हमने कवच मॉडल डेवलप किया है जिससे रेलगाड़ियों में एक्सीडेंट नहीं होगी, एक्सीडेंट से पहले ब्रेक लग जाएगा। 1112 करोड़ का बजट बेल आउट हुआ, फिर भी पिछले 1 महीनों के अंदर 12 से ज्यादा रेल दुर्घटनाएं हुई। उसी तरह से अगर अमित शाह जी पार्लियामेंट के अंदर ये बयान दे रहे हैं कि हमने वार्निंग दिया है, तो वार्निंग दिया है, अगर किसी भी वजह से राज्य सरकार या उस पर उसने ध्यान नहीं दिया तो क्या केंद्र की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्योंकि आज भी एनडीआरएफ तो केंद्र के अधीन है। आप किसी भी तरह से देश के आप गृह मंत्री हैं, आप ये सुनिश्चित करते कि हिंदुस्तान में कोई भी जन हानि न हो। ये हम भाषणों देने का काम, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम तो कभी भी कर सकते हैं। जिनके प्राण चले गए क्या उनको वापस लाया जा सकता है? और एक और बात, अगर घटनाक्रम घट गया तो कितनी जल्दी केंद्र सरकार। ठीक है, 1 मिनट का आपका समय, 1 मिनट का समय खत्म है। डिबेट को जब ओपन करेंगे अपनी बात को पूरा कीजिएगा। लेकिन आपने कम से कम इसमें 2 बातों का जिक्र किया, ये कहते हुए कि इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। आपने सियासत भी कर दी। और दूसरा, आपने कहा कि अगर किसी भी वजह से राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया हो, एटलीस्ट आपने एक डाउट के उस सेकंड को ओपन रखा है जिसमें क्या नजरअंदाजी हुई, इस पर बात होनी चाहिए। शुभेंदु अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुभेंदु अवस्थी, ये मैं जानती हूं कि सरकार ये कह रही है कि 2000 करोड़ रुपए हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2014 में खर्च किए थे। अर्ली वार्निंग सिस्टम आपने दी, ये आप कहते हैं। अब बीजेपी के इन दावों पर, सरकार के इस दावों पर राज्य सरकार क्लियरली डिनायल मोड में है कि नहीं, हमको अर्ली वार्निंग नहीं मिली। अर्ली वार्निंग मिली या नहीं मिली, क्या सियासत का स्कोप होना चाहिए? शुभेंदु अवस्थी। देखिए पूर्णिमा जी, गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के
सेशन में ये बात कही है। और जब भी कोई पार्लियामेंट के सेशन पे कोई बात कहता है वो प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड होता है और उसकी प्रॉपर नोटिंग होती है। गृह मंत्रालय ने यदि EWS की वार्निंग उनको बताई थी और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 9 टीम्स भी उन्होंने फॉरवर्ड कर दी थी, भेज दी थी, जो NDRF की टीमें थी। NDRF की टीमें गई होंगी तो फ्लाइट से गई होंगी, जहाज से गई होंगी, उनको सिस्टम भेजा गया होगा, कुछ मेल भेजा गया होगा, कोई सिस्टम होगा जिससे उनको पता लगा होगा। पर इसको बहुत अच्छी तरीके से जज किया जा सकता है कि किस डेट में मेल भेजी गई, उसको उन्होंने बताया, उस डॉक्यूमेंटेड है ये प्रॉपरली। और साथ में जो 9 टीमें एडवांस में भेज दिया, ये कहते हुए कि कहीं कोई दिक्कत होगी तो टीम वहां अवेलेबल होंगी। इसके बावजूद भी यदि स्टेट कहे कि हमको मालूम नहीं है तो गलत है, बड़ा निंदाजनक है। ठीक है सर, ठीक है। चिराग सेठी आपके पास आते हुए, और आपसे मैं सिर्फ वायनाड का नहीं जिक्र करूंगी, मैं दिल्ली की भी आपसे बात करूंगी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम, ये समस्या, अरे भाई वार्निंग भेजी नहीं भेजी सर, इस तरीके की वार्निंग्स आए दिन आती रहती हैं। मौसम विभाग ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर तेज बारिश होगी, मौसम विभाग ये कह रहा है भूस्खलन की आशंका है। मैं कहती हूँ ये वही वाली स्थिति है कि शेर आया शेर आया शेर आया, अचानक से एक दिन शेर आ गया। लेकिन दिल्ली के हालातों के बाद क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती, राज्य सरकारों की, कि इस तरीके की स्थितियों को से दो चार होना ही नहीं पड़े जनता को? हमको क्या वो सिस्टम सुधारने की जरूरत नहीं है? दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर की जो घटना हुई उस पर भी सियासी टोपी इधर उधर बहुत ट्रांसफर की गई है, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा अगर मौतें होती हैं तो? पूर्णिमा जी, जो भी घटनाएं दिल्ली में या वायनाड में हुई है वो बहुत ही दुखद है, पर हमें ये भी समझना की जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्लीट फेलियर है। पार्लियामेंट तो अभी बनी थी, पार्लियामेंट में भी आज आपने देखा होगा बाल्टी लगा रखी थी नीचे, और वो दृश्य पूरे देश ने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से फेल होता है। दिल्ली में एलजी साहब के साथ मिलकर पूरी की पूरी व्यवस्था को खराब करने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये भाजपा की सरकार कर रही है। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि गृह मंत्री जी सच बोल रहे हैं या फिर केरला के मुख्यमंत्री सच बोल रहे हैं, बट आज पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो इस तरह की दिक्कतें आपको देखने को मिल रही है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली से पास बचा नोएडा हो, गुड़गांव हो, हर जगह जल भराव की सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भाजपा का पूरी तरह से फेल है। दिल्ली को फेल करने का काम इन्होंने एलजी साहब को दे दिया कि एलजी साहब अधिकारियों के साथ मिलकर कोई भी काम ना करे, कोई भी फाइल ना मूव करे, कोई डिसिल्टिंग ना कराए, कुछ ना करे। हम कह रहे हैं जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे उसके लिए सब कुछ फेल है। केसेस लगाएं। आपके हिसाब से केंद्र का सब कुछ फेल है, लेकिन आपकी एमसीडी हिट है। और मॉरली अगर आप देखेंगे सर आज की परिस्थिति में, तो ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के सामने मॉरली ये नहीं बनता कि आप संसद भवन की बात कर पाए। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो स्थितियां पैदा हुई। रमनीश वस्त्री आपके पास आती हूं और मैं समझना चाहती हूं कि सियासत का इतना बड़ा स्कोप क्यों है ऐसी घटनाओं के बीच में। आप ये तय मान लीजिए कि जो केंद्र कहेगा, विपक्ष कहेगा, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन जान किसकी जाती है? कितने 276 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है वायनाड में। अगर अर्ली वार्निंग थी तो क्या उसको नजरअंदाज किया गया? किसी भी तरीके से स्कोप है, और अगर ऐसा है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी बनस्पत सियासत होने के? आपदा में अवसर ढूंढने की जो परंपरा मैंने पहले भी देखा है, कोरोना काल के समय में भी देखा है, और पूर्णिमा जी आज भी देखा। सबसे पहली बात है 2011 में ही माधव गाडगिल जो पर्यावरणविद हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, उसके बावजूद भी उसको अनदेखी किया गया के विजयन की तरफ से। उसके बाद देखिए राहुल गांधी जो है वायनाड के सांसद हैं, मुझे लगता है उनकी भी जिम्मेदारी होती है। वायनाड के सांसद अभी तक वर्तमान में है, चूंकि प्रियंका गांधी इसके बाद चुनाव लड़ने जा रही है वहाँ के लिए। अब देखिए 3 दिन बाद वो राहुल गांधी जी पहुंचते हैं, 232 कैमरे के साथ पहुंचते हैं, 20 गार्ड उनके पीछे लगे हुए हैं, एक व्यक्ति ऐसा भी है जो चप्पल उठाए उनका राहुल गांधी जी का चल रहा है। तो आप करने किस लिए गए थे? आपदा में अवसर ढूंढने की जो सियासत ये लोग करते हैं। अभी हमने राहुल गांधी जी को देखा। फिर बात करते हैं कि जब प्रशासन क्या कर रहा था, खास करके पर्यावरणविद जो हैं हमारे माधव गाडगिल, उन्होंने सीधा आरोप मढ़ा इन लोगों के ऊपर कि वहाँ का प्रशासन का फेल्योर है, वहाँ के नेताओं का, वहाँ का जो सरकार जो है, वहाँ के विजयन की जो सरकार है, वो सब की सब फेल्योर है। उसके वजह से 292 लोगों की आज जान चली गई। वो जान चली गई, वो आपदा के वजह से नहीं गई, भूस्खलन के वजह से नहीं गई,
भूस्खलन यहाँ पे कोई नहीं, ये सिर्फ सीधे तौर पे देखा जाए तो ये हत्या है। क्योंकि जब 7 दिन पहले जो अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है उसके वजह से दे दी गई थी गृह मंत्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, उसके बावजूद भी के विजयन क्यों नहीं जगे? ये सबके सब क्यों सो रहे थे? यही तर्क रमनीश वत्स आप उत्तराखंड को लेकर दे सकते हैं? मैं पूर्णिमा जी, घर पर पत्थर गिर जाते हैं, बिल्कुल सही, पूरे के पूरे पत्थर अपनी चपेट में उन घरों को लेकर नीचे गिर जाते हैं। बिल्कुल सही कहना आप क्या यही उदाहरण उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में दे सकते हैं? मुझे लगता है ये उदाहरण सभी राज्यों के लिए है। चाहे दिल्ली में आज जो पानी हो गया, जो पूरा सिस्टम ही पानी हो गया है, उसके ऊपर भी ये लागू हो सकता है। चाहे जयपुर की बात करें, चाहे बिहार में हर साल आप देखिए, सुपौल हो, अररिया हो, किशनगंज हो, जनकपुर जो हो, उस सारा का सारा एरिया, जो रोहतास हो, उस सारा का सारा जो एरिया है हमेशा बाढ़ के चपेट में आ जाता है। और वहां पे ये सारे के सारे जो सिस्टम फेल्योर है, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, चाहे कहीं किसी भी राज्य की बात करें, तो ये इसको सुधारने की जरूरत है। और केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ रुपया खर्च किया अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसके बावजूद भी वायनाड के सांसद सोए हुए थे। के विजयन सरकार, अभी तो कांग्रेस पार्टी जो है की तो भाई है ना, इंडिया अलायंस का वजह आपको भी पता है, आपको भी वजह पता है रमनीश जी, और मुझे भी पता है कि राहुल गांधी फौरन अगले दिन क्यों नहीं पहुंच पाए। तो इसलिए उसमें हम दिनों में अपनी बात का स्कोप ढूंढ सकते हैं, लेकिन बेमानी हो जाता है, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। वो गए ठीक है वहां पर, और ऐसे बहुत सारे लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं जिनको जिम्मेदारी देखनी है, सुनिश्चित करना है चीजें ठीक तरीके से हों। लेकिन इसी बीच में डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पांडे आपके पास आते हैं, और सुरेंद्र नाथ जी के लिए टाइमर नहीं रखेंगे। सुरेंद्र नाथ जी, मुझे ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसकी मुझे गुत्थी मैं चाहती हूँ कि आप इसकी सुलझाएं, क्योंकि अभी इसी अर्ली वार्निंग सिस्टम के इर्द गिर्द पूरी की पूरी सियासत घूमती हुई नजर आ रही है। क्या समझे हम जो वायनाड में हुआ, और अगर केंद्र सरकार के दावे जो बाकायदा सदन के भीतर यानी कि ऑथोराइज्ड तरीके से रखे गए कि हमने टीम्स भी भेजी, हमने अर्ली वार्निंग भी दी, और हमने 23 जुलाई को ये वार्निंग दे दी थी कि भूस्खलन हो सकता है, भारी बारिश हो सकती है, ऐसे में फौरन प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए थे जो नहीं लिए गए, या इसकी सटीकता होने में भी कोई एक क्वेश्चन मार्क है? डॉक्टर सुरेंद्र, देखिए, जहां तक जिस तरह से जलवायु परिवर्तन अब हो रहा है, और इस जलवायु परिवर्तन के दंश को कोई हमारा भारत देश नहीं, हमारा एशिया महाद्वीप नहीं, पूरी दुनिया झेल रही है। और इस पे ना तो कोई सरकारें बहुत ज्यादा काम कर सकती हैं, इस पे हमें इंडिविजुअल रूप से काम करने की जरूरत है। अगर हम कुछ दिन और नहीं चेतते हैं तो निश्चित इस तरह की घटनाएं पूरी दुनिया में, हमारे भारत देश में, पहाड़ों पर और बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो अब एक्सट्रीम इवेंट्स होने लगे हैं। नंबर 1, एक्सट्रीम इवेंट्स के वजह से देखिए बारिश होती नहीं है, और जब बारिश होती है और अगर वो 40 मिलीमीटर ऊपर बारिश दर्ज होती है कहीं भी, तो वो निश्चित रूप से हमारे रोज के जीवन को प्रभावित करती है। हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, उनमें कहीं भी इतनी गुंजाइश नहीं है, ड्रेनेज का सिस्टम इतना एडवांस नहीं है कि 1 घंटे 2 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो जाए तो ड्रेनेज के लिए निश्चित रूप से 3 से 4 घंटे 5 घंटे लगते हैं। और उनमें इस तरह की घटनाएं आती हैं कि हमारे पानी भर जाता है कहीं नीचे जो हमारे तल घरों में, इसके अलावा भी सड़कों पे पानी भर जाता है, जो हमारे अंडरपास होते हैं उनमें पानी भर जाता है। इसके अलावा पहाड़ दरक रहे हैं, उनका भी कारण है। कोई उसका कारण यह है कि हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है, हम नेचर को सिर्फ यूज कर रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में हो रहा है। और जहां तक भविष्यवाणी की बात आप कर रही हैं, उसमें भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज का असर पूरी तरीके से दिखने लगा है। अब क्लाउड फॉर्मेशन की सीट लंबी नहीं होती है, अब क्लाउड नहीं, लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पांडे, हम तो कई मायनों में अपने आप को बहुत एडवांस बताते हैं ना। हम सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सरकार 2000 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। तो क्या हम इस एसोसिएशन में ये आगे बढ़ने की बात कहते हुए हम ये भी नहीं बता सकते कि एक्चुअली में होने क्या वाला है? हम तो इस जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर है ना सर, प्रधानमंत्री जी इसकी बात करते हैं ना हर जगह। बिल्कुल, प्रधानमंत्री इसके लिए काम कर रहे हैं, कहीं दो राय नहीं है। और हमारा जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है और जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट वाले विभाग हैं,
सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हुई है उसमें एक थोड़े से इलाके में क्लाउड फॉर्मेशन होती है जिनमें करोड़ों लीटर पानी आ जाता है और वो वहां पे बादल क्लाउड बस्ट हो जाती है। ये लगातार ही घटनाएं, आप चाहे केदारनाथ का हो, आज भी देखिए कहीं शिमला कुल्लू मनाली में भी कोई घटना इस तरह की हुई है और ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसके बाद बड़े शहरों में जब 2 घंटे 3 घंटे में इतना पानी बरस जाता है 100 मिलीमीटर के आसपास, तो वहां भी जल भराव की समस्या होती है और सभी घरों में पानी भरता है। तो इसके लिए अब जो हमने नए नए सिस्टम निकाले हैं, बहुत पैसा सरकार खर्च कर रही है, लेकिन हमें सबसे जरूरत यह है कि इंडिविजुअल रूप से हम इसके लिए तैयार हो। सरकारें इसमें बहुत ज्यादा नहीं कर सकती हैं। हमें हर आदमी को जलवायु परिवर्तन, माफी चाहूंगी सर सुरेंद्र नाथ पांडे साहब, लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख सकती कि राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं। राज्य सरकारों को ही करना होगा एंड विद द कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट करना होगा। हम टैक्स देते हैं हमारे लोगों की सुरक्षा। सर आप मेरा एक थॉट समझिए, मैं आपकी बात तकनीकी तौर पर खारिज नहीं कर रही हूँ सुरेंद्र नाथ पांडे सर, आप जो कह रहे हैं वो बहुत फैक्टफुल कह रहे होंगे, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि जिस सरकार को मैंने चुन के बैठाया वो मुझे सुरक्षा नहीं दे सकती, बड़ी बड़ी सिर्फ बातें कर सकती है, उसको करना होगा, जिम्मेदारी उसी की है। ठीक है सर, मैं आती हूँ, मुझे थोड़ा सा समय से दीजिएगा, आती हूँ। शुभ्रांश आपके पास आते हुए और इसी सवाल के साथ मैं क्यों ना पूछूं राज्य सरकारों से कि आपने केंद्र सरकार के साथ क्या कोऑर्डिनेशन रखा। मैं क्यों ना पूछूं राज्य सरकार से कि अगर आपको चुनकर बिठाया गया तो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। सोते सोते लैंडस्लाइड होगा, मैं उसमें दबकर कहीं मर जाऊंगी, कैसे जायज हो सकता है, और मैं सिर्फ फिर आंकड़ों में रह जाऊंगी। 243, 295, 300, 350, ये अधिकार मैंने किसको दे दिया सर? पूर्णिमा, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि अगर हमने आपको नियुक्त करके बैठाया तो ये सरकार की जिम्मेदारी है अपने लोगों के जान माल को सुरक्षित रखने की। लेकिन चूंकि आपकी चर्चा में मैंने कई बार अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात सुनी, जिसके को लेकर गृह मंत्री ने भी पार्लियामेंट में बोला, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईडब्ल्यूएस का कंट्रोल केंद्र सरकार के पास है और कहीं से भी हिंदुस्तान के एक भी व्यक्ति की जान किसी भी प्रकार की आपत्तिक घटनाओं में जाती है, तो क्या केंद्र सरकार को इन मुद्दों पर अपनी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कहीं से भी हम बात करते हैं दिल्ली, केरला, उत्तराखंड, तीनों मिली जुली जहां मौत हुई है वो हिंदुस्तान के एक आम व्यक्ति की हुई है। सवाल ये नहीं पैदा होता अगर दिल्ली में बेसमेंट में पानी भरने से हिंदुस्तान के कल के होने वाले भविष्य बच्चों की जान जाती है, तो आप एक बार में जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराते कि वो एमसीडी के अफसर और दिल्ली पुलिस के वो सिपाही जिम्मेदार है या वो अफसर जिम्मेदार है जिन्होंने वो बेसमेंट बनाने की परमिशन दी है जहां से इलीगल कार्रवाई हुई। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे ये साथी सुरेंद्र अवस्थी जी कह रहे थे कि अमित शाह जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे। मान्यवर अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्लियामेंट में ही सच का झूठ बोलते हैं। इसके 2-3 छोटे मैं आपको उदाहरण देता हूं, क्योंकि ये हम सबके इमोशन से जुड़ा हुआ है। ये एक आम आदमी की जीवन लीला समाप्त हुई है, किसी नेता की या किसी अधिकारी के बच्चे की नहीं हुई है। सवाल ये नहीं पैदा होता कि आपने ईडब्ल्यूएस की वार्निंग दी या नहीं दी, देने के बाद आपने उसका एग्जीक्यूशन किया या देखा क्यों नहीं, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग संसाधन है, अगर घटनाक्रम घटा तो केंद्र इतना सक्षम है कि उस घटनाक्रम के तुरंत नहीं। शुभ्रांश, आप ये कहना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार के पास कुछ नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार के पास कुछ नहीं है, राज्य सरकार बस टकटकी लगाए देखती है केंद्र सरकार के पास? अरे भाई, वो कह रहे हैं कि हमने इसकी जानकारी दी, आप कह रहे हैं हमको नहीं मिली। मैं उनकी बात को गलत और आपकी बात को सही किस आधार पर मानूं सर? नहीं सर, नहीं, आप मैंने आपकी पूरी बात सुनी। नहीं शुभ्रांश जी, मैंने आपकी सारी बात सुनी, पर आप सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण की राजनीति कर रहे हैं। राज्य सरकार मौन है क्या? राज्य सरकार के हाथों में हथकड़ियां है क्या? राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है क्या? राज्य सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्या? राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? राज्य सरकार केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा क्या? आप कैसे राज्य सरकार को क्लीन चिट देंगे? सुनो पूर्णिमा, आप ध्यान से सुनो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। प्राण गया है, मरने वाले के लिए राज्य सरकार भी जिम्मेदार है और केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पार्लियामेंट में हवा हवाई तो कोऑर्डिनेशन करिए ना सर। किसने रोका? किसने कहा कि आप सियासत को ऊपर रखिए? किसने कह दिया कि आप सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन मत रखिए? नहीं सर, नहीं, आप राजनीति खूब कर चुके सर, आप राजनीति खूब कर चुके। आपकी अकाउंटेबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी आपकी तय होनी चाहिए।
शुभेंदु अवस्थी आपके पास, शुभेंदु अवस्थी का जवाब मैं लूंगी, शुभेंदु अवस्थी का मैं जवाब लूंगी। शुभेंदु अवस्थी साहब मुझे ये बताइए, आप पहाड़ी सब थोड़ा सा समय दीजिए बाकी मेहमानों के लिए भी। शुभेंदु अवस्थी मुझे ये बताइए, मैंने उत्तराखंड का एग्जाम्पल कोट किया, सवाल पूछिए, मैंने हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल कोट करती हूँ जहां पर इनकी सरकार है, फिर मैं उसके बाद आ जाती हूँ वायनाड पर जहां पर इनकी सरकार है। कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है सर? कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? क्यों सियासत टॉप पर है? क्यों सियासत प्रायोरिटी पर है? पूर्णिमा जी, दोनों चीजें हैं। इस कोई भी जो समस्याएं हैं, जिस तरीके का फ्लड आ रहा है, या आपने पहले देखा होगा कि समुद्र के किनारों पर बहुत बड़ी सुनामी भी आई, तो उस समय पर सेंटर जो उसका सिस्टम है EWS का, उससे वो उनको इंफॉर्मेशन देता है कि ये ऐसा, हमको लगता है कि ऐसा होने वाला है, ये स्पीड से हवाएं आएंगी, इस स्पीड से पानी अब आएगा। तो उस समय पर वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, कोस्टल एरियाज में कम से कम 33 बार सुनामी आई है, 33 टाइम। सुब्राम जी कान खोल के सुन लीजिए, आप इतनी देर से चिल्ला रहे हैं। 33 टाइम्स आई और 33 टाइम्स में हमने 4 दिन पहले वो पूरा इवैक्यूएट करवा दिया। जितने नाव में जाने वाले लोग थे उनको बाहर हटाया कि अभी आप समुद्र में मत जाइए। जो आसपास के लोग रहते थे उनको खाली कराया गया, और यही वार्निंग केरला को भी दी गई थी। आपके कान बंद है, सुनाई नहीं देता है। इतने देर से चिल्ला रहे हो, आप खाली बोलते जा रहे हो कि केंद्र क्या कर रहा है। केंद्र इन्फॉर्मेशन दे रहा है स्टेट को कि इवैक्यूएट करो, और तब आप सो रहे हो, और उसके बाद कहते हो कि EWS सिर्फ पार्लियामेंट में भाषण देने के लिए बनाया गया था। केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है। केंद्र के पास EWS की तरह दूसरा कवच सिस्टम भी था। नरेंद्र मोदी सरकार वहां भी फेल हुई थी। जिम्मेदारी आपकी भी है, इस बात को आप मानिए। मरने वाले जिनकी जान माल का नुकसान हुआ, अरे साहब संकट के वक्त में आरोपों वाली सियासत को तो रोक दीजिए, कम से कम मॉरली एथिकली ऐसे समय में ये आरोपों की सियासत पर तो एक होड़ लगा लीजिए। शिवराज जी, शुभेंदु अवस्थी आप भी सर, कम से कम ये आरोपों वाली सियासत पर एक ब्रेक दीजिए। मर गए हैं लोग बड़ी संख्या में। और उनको जवाब नहीं देंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी सरकारों ने एनडीआरएफ की टीमें एडवांस में भेज दिया। जान माल का नुकसान हुआ है, जिम्मेदार सरकारें हैं। नरेंद्र मोदी सरकार फेल हुई है, ऐसा नहीं होगा। राज्य सरकार फेल हुई तो आपकी क्या जिम्मेदारी? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यही मैं कह रहा हूं, हमको एडवांस में जब पता लगा से कुछ नहीं होगा। ये आपकी जिम्मेदारी थी और आप जिम्मेदारी में फेल पाएंगे। पूर्णिमा जी ये सुनते नहीं है। और पिनराई विजयन जो है अपनी पीठ थपथपा लेंगे। पिनराई विजयन की पीठ थपथपाइए सर, फोन करके बधाइयां दे दीजिए उनको, क्योंकि केंद्र सरकार फेल हो गई है आपके हिसाब से। आपके हिसाब से तो राज्य सरकार के हाथों में वैसे भी कुछ नहीं था। ठीक है चिराग सेठी जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि कहा यह जाता है कि दिल्ली की सरकार के लिए सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, एक है LG साहब और दूसरा बीजेपी और तीसरा विक्टिम प्लेइंग। मैं फिर यह कहती हूं कि सर MCD की जिम्मेदारी आपकी है, जैसे वायनाड में प्रशासन की जिम्मेदारी अर्ली वार्निंग सिस्टम के बाद NDRF की टीमें केंद्र ने भेज दी, लेकिन उनका प्लेसमेंट वहां का एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। जानकारी मिलने के बाद यह उनकी जिम्मेदारी है, वैसे ही दिल्ली में जिम्मेदारी आपकी। कैसे इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, या फिर ये विक्टिम प्लेइंग कब बंद होगी कि भाई हमको तो ऐसा स्टेट मिला है, ये दिक्कत हमें हमेशा मिली है, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है ना केंद्र के साथ ना LG के साथ, ये आरोप आप पर लगते आए हैं। और आप जहां से बोल रही है वहां अगर मैं भी होता तो मैं भी इस तरह के सवाल पूछता, बट मैंने दोनों साइड देखी है, इसलिए मैं आपको अपनी साइड बता सकता हूं। 13 फरवरी को पहली मीटिंग होती है, सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाया जाता है कि हमें डीसिल्टिंग करनी है। 13 फरवरी, आज हम जुलाई में बैठे हैं, अगस्त में बैठे हैं, 13 फरवरी को हमने ये बात करी कि हमें डीसिल्टिंग करनी है। कोई IAS ऑफिसर नहीं आता, चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार इस पे कोई एक्शन नहीं लेते। हमने MHA को बकायदा पत्र लिखकर बोला कि आप नरेश कुमार जी पर एक्शन लीजिए, क्योंकि हमारी पावर से ऊपर है ये। हम सर्विसेज जो है वो LG साहब का पार्ट है, हमारा पार्ट नहीं है। अगर कोई गलती मिलती है, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, अगर कोई गलती हमारे पार्ट पर मिलती है तो एक्शन हम पर भी होना चाहिए, पर उन सारे अधिकारियों पर भी होना चाहिए जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने काम नहीं किया, जिन्होंने डीसिल्टिंग नहीं करी। हमारे पास JE को सस्पेंड, टर्मिनेट करने
करने का ऑप्शन था, हमने एई को सस्पेंड किया, हमने एक्शन लिया, 50 से ज्यादा बेसमेंट्स को सील किया गया, 200 से ज्यादा बेसमेंट्स को नोटिस दिए गए हैं कि ये गलत है, इसको बंद करना है। ये सारे काम हमारी मेयर ने किया। जिस समय इंसिडेंट हुआ हमारे मेयर वहां पर थी, हमारे विधायक वहां पर थे। कल रात को बारिश हुई, हमारे विधायक पानी के अंदर थे। आज भी यूपीएससी के बच्चों से मिलने हमारी मंत्री के, हमारे सांसद के, कहां आपको भाजपा दिख रही है? यहाँ पे भाजपा सिर्फ आपको टीवी पर दिख रही है, भाजपा सिर्फ आपको आरोप लगाती हुई दिख रही है, काम करते हुए। वाटर लॉगिंग ना हो, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल बिल्कुल, डीसिल्टिंग का काम पीडब्ल्यूडी का है, अर्बन डेवलपमेंट का है, बट अगर काम नहीं हुआ तो आप किसको बोलेंगे? सेक्रेटरी को बोलेंगे। इसका वीडियो बकायदा सौरभ भारद्वाज ने डाला है, जहां पर मंत्री बोल रहा है कि मैं आपके साथ चलता हूं, कोई भी समय दीजिए मुझे, जिस पर सेक्रेटरी का जवाब आता है मैं आपको सोच कर बताता हूं, मैं आपको देख कर बताता हूं। ये वीडियो है पूर्णिमा जी, इस पे कुछ छुपी हुई बात नहीं, ये मैं आपको कहीं सुनी बात नहीं बोल रहा, इसका बकायदा वीडियो ट्विटर पर डाला है। आप उसमें देखिए जाके कि एक सेक्रेटरी एक चुने हुए नेता को, एक चुने हुए विधायक को, एक चुने हुए मंत्री को बोलता है मेरे पास अभी समय नहीं है, जब होगा मैं देखकर चेक कर जाऊंगा। उसको क्लियरली दिया गया है कि थर्ड पार्टी ऑडिट पे डीसिल्टिंग नहीं हुई है, किसी नाले की डीसिल्टिंग नहीं हुई है। उन्होंने कहा मेरे एरिया में नहीं हुई है, आप जिस तरफ जाना चाहते हैं मैं आपके साथ चलता हूं, आप देखिए चलकर कि डीसिल्टिंग हुई है कि नहीं हुई है। कहीं डीसिल्टिंग नहीं हुई थी। इसकी कंप्लेंट आप किससे करेंगे? होम मिनिस्ट्री से करेंगे। हमने होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा। जनता किससे कंप्लेंट करे? कल हाल देखा आपने दिल्ली एनसीआर का? कल हाल देखा आपने कि कैसे 5-5 घंटे लोग एक जगह पर खड़े रह गए? क्योंकि कल अच्छी बारिश हुई थी। मतलब हम खुश हो जाते हैं कि भाई गर्मी पड़ रही है, बारिश हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर उसके बाद आंख से आंसू निकल आते हैं। 5-5 घंटे तक एक जगह पर खड़े रह के। चिराग सेठी साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका काउंटर रखना चाह रहे हैं शुभेंदु जी, आपका जवाब देना चाह रहे हैं, फिर रमनीश जी आती हूँ आपके पास। सुन लीजिए सेठी साहब, उनका जवाब शुभेंदु जी का जवाब। तो फरवरी के फर्स्ट वीक में समर एक्शन प्लान, उसकी मीटिंग नहीं हुई। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 25 को जब पूरा दिल्ली प्यासा मर गया तब आपने मीटिंग करी। इसी तरीके से फर्स्ट वीक में जब डीसिल्टिंग के लिए मीटिंग होती है फर्स्ट वीक में, सुनिए तो आप बीच में मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। 20 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा गया कि कोई भी आईएएस अधिकारी नहीं आया। शुभेंदु जी आप बहुत बड़े झूठे हैं, आप बहुत झूठी पार्टी से आते हैं, आप मौत पर सियासत कर रहे हैं। आप कागज को कैसे गलत बोल सकते हैं? आप कागज को कैसे गलत बोल सकते हैं? जो लेटर में देखा गया है 13 फरवरी का लेटर है, 20 फरवरी का लेटर है, 28 फरवरी का लेटर है, आप झूठ बोलते हैं, आप बिल्कुल पढ़कर नहीं आते हैं। थोड़ी सी जनरल नॉलेज बढ़ाइए, अरे थोड़ी सी जनरल नॉलेज बढ़ाइए। 28 मई का वीडियो है बकायदा, जहां पे चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार बैठे हैं, जो आपके एलजी साहब के बहुत चहेते अफसर है, वो वहां बैठे हैं, जिनको बोला जा रहा है कि ये काम नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप जाकर बोलिए अपने आकाओं को, बोलिए अपने सीनियर्स को। पहले मेरी बात सुनिए, फिर जवाब दीजिएगा। एक साल पहले 17 जून को एक इंस्टीट्यूट में आग लगी। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सभी कोचिंग सेंटर्स को जाके चेक करिए। आप सो रहे थे एक साल से, और उस जिस कोचिंग सेंटर में कोचिंग की आपके पास गाइडलाइंस नहीं है, सेंटर के पास दिल्ली की पहली सरकार है जिसने गाइडलाइंस डालने की बात करी, आप लोगों के पास तो गाइडलाइंस नहीं है। अरे तो गाइडलाइंस का ध्यान रखा गया क्या सेठी साहब? भैया जी, कितने आपको इंस्टीट्यूट सील करने पड़े? शुभेंदु अवस्थी एक सेकंड, कितने इंस्टीट्यूट आपको उसके बाद सील करने पड़े? क्योंकि हादसा हो गया। अब हादसा हो गया तो हमको एक कार्रवाई तो दिखानी पड़ेगी ना कि हमने की है। तो आपने इंस्टीट्यूट सील कर दिए, लेकिन उससे पहले सब आग पर पट्टी बांधकर बैठे थे। बेसमेंट में आपके चल रही है लाइब्रेरी, चल रही है बाकायदा, वहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, किसी की आंखें नहीं खुली, किसी को कुछ नहीं दिखा। हादसा हो गया तो फटाफट से हम इंस्टीट्यूट्स को सील कर देते हैं। वही दिक्कत नहीं है ना सर, पूरी दिल्ली थम जाती है। आप ये समझिए, पानी की समस्या हो, तेज पानी है तो समस्या, पानी नहीं है तो समस्या। दिल्ली की जनता बेहाल हो रखी है। चुन के बैठाया आपको, एमसीडी आपके पास, लेकिन फिर वही रमनीश वत्स, आरोपों की झड़ी, सियासत का मौका, आपदा में अफसर, तुम बड़े झूठे कि हम बड़े झूठे, यही चलता रहता है बस हर समय। इससे जनता का कहीं से भी देखिए कोई भला होने वाला नहीं है। और जनता को ठगने का काम 2015 से जो इन्होंने अरविंद केजरीवाल, जो कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे, और कट्टर ईमानदार जब भ्रष्टाचार की जब क्या कहते हैं अपने आप को ओढ़ लेता है, चादर ओढ़ लेता है, तो इसी तरह का खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जनता को। आज जिस तरह से आप देखिए ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, दिल्ली में आज 2156 किलोमीटर से लंबाई ज़्यादा है नाले की, क्या उसकी कभी सफाई इन्होंने की? यदि सफाई करी तो ये इस तरह का फिर जो है, जो आज हमारे साथ 3 से 4 ज़्यादा यूपीएससी के लोग जो बलि चढ़ गए,
तो उसके जिम्मेदार कौन लेगा? सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमें काउंसलर दे दो, तो एमसीडी में ये आ गए, विधायक दे दो, तो विधायक भी दिल्ली इनके मंत्री इनके हैं, सरकार इनकी है, उसके बावजूद ये रोते रहते हैं। अरे लेकिन फिर दूसरी बात ये नहीं कह सकते ना कि आप ये समझिए ना कि फिर एलजी साहब पर इतने गंभीर आरोप भी तो लगते रहते हैं ना, कुछ तो दिक्कत है। कांग्रेस अभी ये कहेगी कि हमारे समय में बहुत शानदार कोऑर्डिनेशन रहा सेंट्रल के साथ, भले ही यहाँ पर शीला दीक्षित की सरकार थी। ये दिक्कत कब नहीं हुई? कोरोना काल में भी हमने देखा कि एलजी कांग्रेस की सरकार में नहीं हुई ना, हमेशा। आज देखिए केंद्र में भाजपा की सरकार है, चाहे हम कांग्रेस पार्टी को देखें, चाहे हम इनको देखें, आम आदमी पार्टी को देखें, दोनों के दोनों ये बस आरोप मढ़ने में ही लगे रहते हैं। फिर देखिए शिमला में, आप हिमाचल में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है, क्या उसकी जिम्मेदारी भी केंद्र ही लेगा? वहां भी भारतीय जनता पार्टी ही लेगी। वहां पे देखिए, वहां पे पूर्णिमा जी, वहां पे 4 लोगों की मौत हो जाती है, 52 से ज्यादा लोग जो है लापता हो जाते हैं, उसमें भी आप अभी उत्तराखंड की खबर मैंने पढ़ी, उत्तराखंड में कितने लोग मर गए? नहीं, मैंने इसके पहले भी नहीं, पूर्णिमा जी पार्टिकुलर की बात ही नहीं है, जो सरकारें हैं जहां है उनकी पूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन केरला में मैं बस 30 सेकंड लेना चाहूंगा पूर्णिमा जी, 2011 से लेकर के अब तक ओमन चांडी पिनाराई विजयन जो है उनकी सरकार रही है, लेफ्ट की सरकार रही है, इंडिया अलायंस की सरकार रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 292 लोगों की जो हत्या हुई है, मैं हत्या कह रहा हूँ, कोई यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई आपदा नहीं है, उसमें जिम्मेदारी है सिर्फ और सिर्फ केरला सरकार की है, राहुल गांधी जी की है। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि हम ऐसा क्या करें, सियासत ठीक है सर छोड़ दीजिए, कम से कम जान का नुकसान नहीं हो, जीवन इतना सस्ता ना नजर आए कि नेचुरल डिजास्टर हो गया, अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए लगातार सरकारें और हमारा भारत मौसम विज्ञान डिजास्टर मैनेजमेंट वाला विभाग देखिए करता है, लेकिन जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रही है तो वो भी मॉडल भी फेलियर हो रहे हैं। अब देखिए अब की बार लगातार सारे मौसमी मॉडल फेलियर हो रहे हैं, तो ये चीजें इस तरह की हैं। लेकिन सरकारों को अगर कोई चीज घटना होती है तो उसके पहले तैयारी करना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है, और वो तैयारी करती भी हैं। आप देखिए चाहे हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की हो या कहीं की सरकारें बैठक करती हैं, सारी हमारी एक मीटिंग होती है उत्तर प्रदेश संशोधन परिषद की, वो डॉक्टर संजय सिंह की अध्यक्षता में होती है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट से लेके सारी चीजों पे बात होती है। हम एडवाइजरी जारी करते हैं, लगातार हर हफ्ते एडवाइजरी जारी होती है। अब बात यह है ना कि अगर 40 मिलीमीटर के ऊपर किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में बारिश होगी तो आप 2 घंटे 3 घंटे में तो निश्चित रूप से हमारा एक बात सर, और सुरेंद्र नाथ पांडे जी बस एक बात और पूछना चाहती हूँ, आप बार बार क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर फोकस कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि किसी ने इस बात की पहल की कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके लिए हम अपने बजट में एक प्रावधान रखें? बिल्कुल, हम बजट में इसके लिए प्रावधान रखें? बिल्कुल प्रावधान किया गया है आपकी बात, बजट में इसमें प्रावधान किया गया है, जलवायु कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए प्रावधान किया गया है, और अब की बार का जो बजट है वो निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा दिया गया है। लेकिन अभी हमें और काम करने की जरूरत है, इंडिविजुअल रूप से हमें हरे पेड़ लगाने हैं, हमें गाड़ियां बंद करनी है, हमें सौर ऊर्जा पर जाना है, और हमें ये सारी चीजें हैं, ये हर आदमी करनी है। सरकारें क्या कर सकती है बताइए मैम आप? सरकारें सिर्फ हमारी जन की रक्षा कर सकती हैं, कहीं ऐसे कांड हो उसमें जल्दी नहीं और गंभीर हो सकती हैं, सियासत रोक सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, अपनी सियासत चमकाने की कोशिश ना करें, ये भी कर सकती हैं। रमनीश जी समय खत्म है, अगर 10 सेकंड में अपनी बात बोल पाए। समय खत्म है, जान का मामला है, वहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की राजनीति का कोई स्थान नहीं है। लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत ही बड़ा मुहिम लगाया है, बहुत ही बड़ा मुहिम आपने देखिए शुरुआत की है कि करोड़ों जो पेड़ लगाए जा रहे हैं। पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ को लगाना होगा, और मुझे लगता है आज के जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। अगर इन मौतों को रोकना है, जिसको हम नेचुरल कैलामिटी का नाम दे देते हैं। मेरे पास समय नहीं है शुभेंदु अवस्थी जी, आपकी प्रतिक्रिया नहीं ले पाऊंगी, माफी चाहूंगी सर, समय खत्म हो गया। रमनीश जी समय खत्म हो गया, जो मारे गए। शुभेंदु अवस्थी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभ्रांश राय साहब, चिराग सेठी जी, रमनीश वस्त जी, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पांडे, चर्चा का आप हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद।